सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल में। दिल्ली शनिवार को वोट करने जा रही है। दिल्ली वो शहर जिसने बादशाह देखे, शहंशाह देखे, शायर देखे, बदलती हुई सियासत देखी, आज़ादी की लड़ाई देखी है और साथ साथ आज़ाद हिंदुस्तान में तिरंगे को लाल किले पर फहराते हुए भी देखा है। इस शहर ने बहुत सारी बादशाहत, बहुत सारी सियासत को बदलते हुए देखा है। इस शहर के बारे में एक दौर में कवि गोरख पांडे ने कहा था, गालिबो मीर की दिल्ली हमने देखी, हमारा शहर, अपना शहर लोहे का है, फूलों से कटता जाए है। तो फूलों से कटते जाने की नाजुक मिजाजी रखने वाले इस फौलादी शहर दिल्ली में एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल लौट आया है। तमाम हिंदुस्तान की हवाओं की खुशबू लिए हुए, दिशाओं को भांपता हुआ आज आपके शहर दिल्ली में है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है वो सिर्फ वोट डालने और सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, वो पूरा एक जश्न है जो जनता को यकीन दिलाता है कि असली बादशाहत तो उसी की है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इलेक्शन कार्निवल में और मेरे साथ हैं मेरे साथी अनंत भट्ट। क्या खूबसूरत शब्दों में आपने दिल्ली को पिरोया है नगमा, और मुझे लगता है कि दिल्ली का जो निचोड़ है नगमा ने अपने शब्दों में कह दिया है। और दिल्ली के बारे में कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। दिल्ली को मैं केवल एक शहर नहीं मानता, दिल्ली को मैं मानता हूँ भारत का आईना, हिंदुस्तान का दिल और इंडिया का गेट। जी हाँ, मिनी भारत की तस्वीर आपको दिल्ली में मिल जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भारत क्या सोच रहा है, तो एक बार दिल्ली का भ्रमण कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के दिल में क्या है। और जहाँ तक हमारे इलेक्शन कार्निवल की बात है, तो आपको बताएं कि 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र इसने तय किया है। 50 से ज़्यादा शहरों में हम घूमे हैं और कोशिश ये है कि हवाई बातें ना हो, ज़मीन पर रहकर जनता की नब्ज़ को पकड़ें और उसका क्या मिजाज है, क्या उसका सोचना है, क्या उसके मुद्दे हैं, क्या वो सोच रहा है, किसको वोट करेगा, इसका एक अंदाज़ा आपको हम देख सकें। और यही हमारी कोशिश है। इस कोशिश में हम कितने कामयाब हैं ये आप तय करेंगे। लेकिन आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और कोशिश ये है कि दिल्ली का जो आबो हवा है सियासी, उसके बारे में विस्तार से आपको बता सकें नगमा। बिल्कुल, सबसे पहले इलेक्शन कार्निवल का जो एंथम है एक तरह से, वो जो इसकी रग में बसा हुआ है अब तक, जो ये शहर शहर घुमा, 50 शहरों में गया, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में गया, ये इलेक्शन कार्निवल, इस धुन पर सजाने के लिए हमारे साथ कुछ कलाकार यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आप की शुरुआत करते हैं आज की इन कलाकारों के साथ। गली मोहल्ले गांव शहर में हो गई है तैयारी, मतदाता अब खेलेगा अपनी उंगली से पारी। ढोल तमाशा रैली, पग पग पे है मेला, हर प्रत्याशी निकला है लेके अपनी एक सवारी। चौराहों और नुक्कड़ पे है सबके अपने ही फंडे। चर्चा भारी है, बहस जारी है, सच्ची खबर दिखाने के लिए हमने जिम्मेदारी है। खासो या बुद्धिजीवी, चुनाव मतलब है एनडीटीवी, लागना लपेटना, चिल्ला चीखी, चुनाव मतलब है। शहर शहर हम गए निकल, लिए इलेक्शन कार्निवल, यहाँ अपनी तू बात रख, लोकतंत्र को कर प्रबल, सुन वोटर अब जाग जरा,
पोलिंग बूथ भाग जरा, फ्यूचर तेरा हाथ में तेरे, ये मौका ना जाए निकल कर वोट कर, जरा सोच कर तू वोट कर, बस वोट कर, बस वोट कर। गली मोहल्ले गांव शहर में हो गई है तैयारी, मतदाता अब खेलेगा अपनी उंगली से बारी। आम हो खास हो या बुद्धिजीवी, चुनाव मतलब है एनडीटीवी। सोल तमाशा रैली पग पग पे है मेला, हर प्रत्याशी निकला है लेके अपनी एक सवारी। लागना लपेटना चिल्ला चीखी, चुनाव मतलब है एनडीटीवी, चुनाव मतलब है एनडीटीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी खूबसूरत तरीके से आपने इस गाने को पेश किया है। और आप सबसे अपील है जो इस गीत में था कि आप निकलें, वोट डालें, आपका फ्यूचर जो है वो आपके हाथों में है, तो इससे आप बिल्कुल मत चूकिए। और आम हो, खास हो या हो बुद्धिजीवी, चुनाव मतलब एनडीटीवी। और इस चुनाव का मतलब तभी है जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और लगातार जब से चुनाव शुरू हुआ है, ये चुनावी यात्रा शुरू हुई है, एनडीटीवी हमेशा ये अपील करता आया है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, और दिल्ली के पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस समय हम मौजूद है, जहां पर पूरी दिल्ली का एक जायजा लेने की हम कोशिश करेंगे। क्यों नगमा? बिल्कुल, और हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान हैं, यहाँ पर हमारे साथ लोगों का एक हिस्सा मौजूद है जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में इस दफ़ा दिल्ली का मूड जो है वो क्या है, या मुद्दे क्या हैं लोगों के, किन बातों पर दिल्ली के लोग वोट डालने की सोच रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली जो जीतता है केंद्र में सरकार उसी की बनती है, और पिछले कई सालों में यही नज़र भी आया है। तो हम मौजूद हैं प्री इलेक्शन कार्निवल में, और मंच जो है वो सज चुका है। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। दिल्ली का चुनाव सर पे है, दिल्ली वोट डालने जा रही है शनिवार को। और आप जानते हैं कि पिछले 2 बार से यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी ने ही तमाम सीटें जीती हैं। जो 7 सीटें यहाँ पर दिल्ली में हैं उस पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और केंद्र में भी सरकार रही है। तो क्या इस दफ़ा कोई अलग सोच है दिल्ली के मन में, या क्या हवा बदल रही है? इन तमाम बातों पर, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज हम हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अनंत, आप मेहमानों को बुलाएं। आमंत्रित करना चाहूंगा विजय जॉली जी को, जो बीजेपी का पक्ष हमारे सामने रखेंगे। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय जॉली जी का, जो लगातार दिल्ली की अलग अलग सीटों में घूम रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कहना क्या है, दिल्ली की आबोहवा क्या कहती है। सर प्लीज बैठिए। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ नीरज जी का भी स्वागत कीजिए। कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी पूरा जोर लगाए हुए हैं इस चुनाव में। आपको बता दें कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। तो कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली इस बार बाजी पलटने जा रही है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले विजय जॉली जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा, और वही सवाल मेरा नीरज जी से भी होगा। माहौल क्या है? देखिए, माहौल जो 2019 में था वो 2024 में भी वही माहौल है। 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 7 सीटें 57% मत लेकर दिल्ली में जीती थी, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार बने थे। और तब कांग्रेस पार्टी को 22% और 7 में से 0, और आम आदमी पार्टी को 18% वोट शेयर के साथ 0/0 सीटें दिल्ली में लोकसभा के चुनावों में हासिल हुई थी। नीरज जी, आपने बिहार और यूपी की बात की कि हवा वहां चल रही है, लेकिन क्या वाकई वहां पर वही हवा है, या हवा कुछ बदली है? क्योंकि आपने जो कहा लेकिन या वेकिन, वैसे ही कांग्रेस ये कह रही है कि मूड तो बदल चुका है बहुत सारी जगहों पर। आप किस बूथ पे ये दावा करते हैं? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये वेकिन नहीं, वेकअप कॉल है। दिल्ली के अंदर आज जो परिस्थिति है, आप अपने 7 में से 6 एनपीए, इनके जो 6 एनपीए सांसद थे उनको बदलकर नए चेहरों के साथ दिल्ली में उतरे हैं। उसकी वजह है दिल्ली की जनता ने बहुत उत्साह के साथ बीजेपी को वोट दिया। 2019 में वो 7 सीटें जीती। लेकिन दिल्ली के अंदर जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकतें छीनने के लिए एक बिल आया, उसके लिए वो 7 सांसद वहाँ ताली बजाते रहे। उन्होंने दिल्ली की जनता के बारे में ये नहीं सोचा कि चुनी हुई सरकार का रोल अब किस तरीके से चलेगा। उसके अलावा नगमा जी, दिल्ली के अंदर जब कोविड के काल में यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ये 6 के 6 जो एनपीए थे,
ये तो अपने घरों में थे। आपको सड़कों के ऊपर सिर्फ यूथ कांग्रेस के लड़के, आपको आम आदमी के लोग, आपको यही दिख रहे थे जो आपको सिर्फ वहां ऑक्सीजन दे रहे थे। तो इस बदली हुई हवा में अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? आप 4 सीट नहीं 3 सीट, 1 सीट कम पर लड़ रहे हैं, 1 सीट आम आदमी पार्टी आपसे ज्यादा है। देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, जी। विधानसभा तो है नहीं कि हम एक एक सीट पर आपस में लड़ते। आज हम लोग जो लड़ रहे हैं वो एक कॉमन एजेंडा के साथ है। वो युवाओं को पहली नौकरी पक्की देने के लिए है, वो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के लिए, और पढ़े लिखे बेरोजगार जिनकी संख्या इस सरकार में बढ़ी है उनको अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 1 लाख रुपए सालाना देने के लिए। जब हमारा कॉज बड़ा है तो उसके लिए हम लोगों ने एक साथ आने का फैसला किया और दिल्ली की जनता ने बहुत उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया है। पंजाब में कॉज छोटा हो गया था क्या? चलिए, तो ये कॉज जो है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित क्यों है और जगह का क्या हुआ? कॉमन एजेंडा बाकी कहाँ गया? नगमा जी, देखिए, पंजाब की परिस्थिति बहुत विशेष है। वहाँ मुख्य विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस है। वहाँ पर जो पिछला चुनाव हुआ, कांग्रेस ने आम आदमी को आईना दिखाया कि आपका कॉन्शियंस कांग्रेस आपको बताती रहेगी कि आपको सरकार कैसे चलानी है। एक प्रतिक्रिया विजय जी से देखिए, ले मैं लेते ये हैं। जी। बताना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्रों को और देश की जनता को, एक समय भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी 500 से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती थी। अब मेरे मित्र बता दें, 2024 के चुनावों में कांग्रेस केवल और केवल 290 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देश के अंदर एक नया शासन और सत्ता देने की बात कर रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या हिंदुस्तान के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं? बताइए, आप जनता बताइए। वो जनता से हम पूछने जाएंगे। विजय जी, आपसे इन्होंने एक सवाल किया था कि दिल्ली में क्या जरूरत पड़ी थी आप लोगों को कैंडिडेट्स बदलने की? देखिए, ये हर पार्टी का अपना इंटरनल मैकेनिज्म होता है, कब किसको किस सतह के ऊपर आगे प्रतिनिधित्व करने का दिया। कांग्रेस पार्टी से किसने कहा था कि उस आम आदमी पार्टी के साथ ये गठबंधन करें जिस आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में कोई भ्रष्ट पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता हैं। वही पार्टी के साथ जिनके साथ ये लड़ते रहे, आज भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए इनको लगा अगर हमने हाथ मिला लिया, हाथ मिला भी लोगे। पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं 22% पे कांग्रेस और 18% के ऊपर आम आदमी पार्टी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के 57% के। ठीक है विजय जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इन्होंने हाथ क्यों मिलाया, लेकिन हाथ तो आप भी कभी छोड़ते हैं कभी मिलाते हैं। बिहार में क्या हो रहा था? कभी नीतीश कुमार के साथ हैं, कभी नीतीश कुमार आपके खिलाफ हैं, तो ये तो पॉलिटिक्स है। नीतीश जी हमारे पास आए, सही है, लेकिन आपने हाथ पकड़ा, हाथ छोड़ा, से बाहर गए। हमने कभी किसी को बाहर नहीं किया। बात यह है कि सियासत में उंगली उठाना ही गलत है, सबके तरफ एक ना एक उंगली जो है वो आ सही कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं बच्चों की कसम खाता हूं, ना मैं कभी किसी को समर्थन दूंगा। मुद्दे पे आते हैं, कुछ इश्यूज भी लेते हैं लोगों से। हम जरा जनता से बात कर ले, लोग क्या सोच रहे हैं और ये जनता की प्रतिक्रिया पूछिए, जानना बेहद जरूरी है। मैं थोड़ा पीछे रुक करना चाहूंगा, जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, आप क्या सोचते हैं दिल्ली में क्या मुद्दे हैं? जनता के मुद्दे क्या है? बेरोजगारी, इसके अलावा और क्या? शिक्षा भी नहीं है। शिक्षा अभी भी नहीं है, देश की राजधानी में शिक्षा नहीं है। नहीं, शिक्षा भी नहीं है। आप क्या सोचती है मैम, आपके लिए मुद्दा क्या है? मेरे लिए तो जो अच्छा काम करता है वो आएगा, जो बुरा काम करता है वो जाएगा। तो देखिए ये तो जनता के ऊपर है, आप जब वोट डालेंगे। मन की बात तो कोई नहीं जानता अभी, लेकिन एक बात पीछे से किसी ने कहा था कि बेरोजगारी और शिक्षा जो है वो इशू है। मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, आप बताएं कि बेरोजगारी और शिक्षा अगर यहाँ पर केंद्र में वो बात कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? मतलब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बेरोजगारी एक मुद्दा है और ये दिल्ली है, देश की राजधानी। जॉली साहब, 62 साल तक भारत के अंदर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी रही और 10 साल जुम्मा भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब को काम करने का बड़ी हो मौका जाती मिला है। सर, जुम्मा नहीं होता 10 साल, एक जनरेशन बड़ी हो जाती है, एक जनरेशन 10 बूढ़ी हो जाती है। 10 साल का मौका हमें मिला है, लेकिन झूठ के बिना पर नहीं।
आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हमने स्कूलों का शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया कर दिया है, वो यंग बच्ची उसका एक उदाहरण दे रही है कि आज भी अगर दिल्ली के स्कूलों के अंदर जाओ, जिस प्रकार की सुविधाएं स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए वो आज भी लाकी। पर क्या बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पे? आपने कहा 10 साल कम वक्त है, जुमा मैं आपको बताना तो चाहता 10 साल में, लेकिन पार्टी या मोदी जी ये कहते हैं कि हमने बहुत रोजगार दिए हैं, बावजूद इसके क्या बेरोजगारी मुद्दा आप मानते हैं कि है मुद्दा? देखिए, भारत के अंदर पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में 4.5 लाख नौजवानों को, लड़कियों और लड़कों को रोजगार के साधन उपलब्ध नीरज जी हुए हैं। मुस्कुरा रहे हैं, नीरज जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ हाँ। कि ये कंपैरिजन बेईमानी है। आप कंपेयर करिए 1991 से लेके 2024 को, पोस्ट लिबरलाइजेशन भारत में, जिसमें आज हमारे देश की मीडियन एज 32 साल है। आप उन लोगों से बात करिए, पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोई रही तो मोदी जी के शासनकाल में। आज हर व्यक्ति रोजगार के लिए इनसे पूछता है कि मोदी जी, मैंने बहुत तमन्ना के साथ 2014 में आपको वोट किया था, मुझे लगा था सब बदल देंगे जो आप कह रहे थे, लेकिन आज उसके हाथ सिर्फ निराशा और हताशा लगी है। एनडीटीवी इंडिया पर ये चर्चा जारी है, तमाम दिल्ली के इश्यूज पर और भी इश्यूज पर बातचीत हो रही है। हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, पब्लिक भी मौजूद है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आपने इनसे सवाल दागा कि आपके 6 जो आपके सिटिंग सांसद थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हाँ, तो आपने उनको क्यों बदल दिया? अब एक सवाल ये आपकी तरफ से भी आ सकता है, आपकी तरफ भी आ सकता है कि चुनाव से ऐन पहले आपकी पार्टी के कद्दावर नेता, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपकी पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो सारे के सारे पाला बदल के बीजेपी के पास चले गए। अगर आप इतने क्लियर विजन के साथ चल रहे हैं, अगर आप इतने क्लियर इश्यूज के साथ चल रहे हैं, अगर आप जनता की नब्ज पकड़ पा रहे हैं, तो फिर ये पार्टी में भगदड़ क्यों है? देखिए, हम क्योंकि दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में एक कहावत है कि यमुना में बहुत पानी बह चुका है। लवली जी अपनी पुरानी पार्टी में जा चुके हैं और उनके जाने के बाद आज जब इंडिया गठबंधन रैली करता है तो उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं, तो देश की जनता सुनती है। और आज दिल्ली की जनता ने ठाना है कि हमने 10 साल पहले जो गलती की थी, अब उसको हम बदलने जा रहे हैं। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं, ये इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की बात करते हैं जो लीडरलेस है। बंगाल के अंदर ये अपनी मित्रांगना ममता जी के साथ चुनाव के अंदर प्रतिपक्षी बन के लड़ रहे हैं। पंजाब के अंदर जो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहाँ आपस में लड़ रही है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाकर अपना गठबंधन कर कर कोई 3 लड़वा रहा है, कोई 4 लड़वा रहा है। जो पार्टी पूरे देश के अंदर 22 सीटें लेकर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी, वो कहती है हमारा मुख्यमंत्री भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये क्या दिखाता है कि डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा ही है कांग्रेस में? ये उसके ऊपर स्वयं प्रभाव यहाँ पर दावेदारी कर सकता है। और मैं बताना चाहता हूं, जो आइन कुछ भी हो, मैं अपनी बात पूरी हर चीज में डेमोक्रेसी लानी है। इंडिया अलायंस इन प्रिंसिपल मानते हैं, इंडिया अलायंस तो इसको आत्मसात किया है। हम ना तो फासिस्ट हैं, ना एनार्किस्ट हैं, हम इस आइन को मानने वाले लोगों में से हैं। आपने एक लाइन बोली, आप अनार्किस्ट नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया वो एक जमाने में कहते थे हाँ मैं अराजक हूँ। देखिए, फिर वही बात कि अब तो बहुत साल बीत गए। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके का शासन इस दिल्ली को दिया है, उसका फैसला अगले विधानसभा चुनाव में होगा। मेरा एक सवाल है सर आपसे, हमने शुरुआत की थी हवा बदलने से माहौल क्या है, तो आपने अपने जरिए से कुछ बातें कही। मेरा उसमें एक सवाल है, ये जो हवा बदलने की बात कही जा रही है और इसका जो आधार, जो इसका तर्क दिया जा रहा है, वो ये कि विधानसभा में आप एक तरफा जीत हुई आम आदमी पार्टी की, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली नगर निगम जो कि बीजेपी का गढ़ रहा, उसमें भी बीजेपी पिछड़ गई आम आदमी पार्टी से। अब आ रहा है लोकसभा का चुनाव, तो कहा जा रहा है कि ये हवा बदलने के ही संकेत है। देखिए, मैं ये आपको भी बताना चाहता हूं, 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का चुनाव है, राष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है, राष्ट्र के गौरव का चुनाव है, भ्रष्टाचारियों को दूर करने का चुनाव है। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कोविड पीरियड के अंदर जब देश और दुनिया के लोग मर रहे थे, इनकी साथी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के अंदर सरल शराब नीति ला रहे थे, जहां पहले 6% दिल्ली के शराब के ठेकेदारों को कमीशन दिया जाता था, वहां कांग्रेस के साझा पार्टी आम आदमी पार्टी के लीडर
12% की कमीशन उनको दे रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी लीडरशिप इस प्रकार के भ्रष्टाचारी, शराबखोरी करवाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज साथ देकर अपने आप को एक्सपोज कर रही है? इंडिया गठबंधन के साथी और खासकर कांग्रेस के पास ना तो बीजेपी का धोबी घाट है, ना वॉशिंग मशीन है। 4 जून को जब नई सरकार बनेगी, जो मुकदमा जिस तरीके से चल रहा है वो मुकदमा वैसे ही चलेगा। और साथ में जॉली जी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का महा घोटाला, वो कोविड की नकली वैक्सीन और इस तरीके के जितने खेल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्या जो आपको कोविड की वैक्सीन लगी, क्या वो नकली थी? आप बताइए। ये तो आप बिल्कुल जॉली जी झूठ के पर नहीं होते। जॉली जी, प्रधानमंत्री की फोटो कोविड की वैक्सीन के ऊपर तो अब रिसर्चेस आ रहे हैं कि कहां पर किसकी एफिकेसी है। इसको हम हल्का ना बनाएं, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और कोविड वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, अब उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक सीनियर महिला लीडर स्वाति मालेवाल लगातार आरोप लगा रही है और कह रही हैं कि वो अकेली हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, वो लड़ाई लड़ेंगी। इससे छवि खराब नहीं होती आपके सहयोगी दल की? और ये एक मुद्दा आपके लिए नहीं है गंभीर? नगमा जी, देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस ने सबसे पहली प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी जी के माध्यम से दी और हमने ये सबको हिदायत दी कि आप डिमोनाइजेशन ऑफ कंप्लेनेंट नहीं करेंगे। जिन्होंने कंप्लेंट की उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करेगा, ये प्रियंका गांधी जी ने पहले दिन कहा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब जब एफआईआर हो गई है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हमने तो इस बात को सबके सामने रखा। लेकिन जॉली जी, बस ये बता दें कि जब कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए कहते हैं कि इनके जैसा व्यक्ति जब संसद में पहुंचेगा तो संसद को ताकत मिलेगी, तो महिला सुरक्षा की बात आप उस पार्टी से कर रहे हैं जिसने देश को महिला सशक्तिकरण सिखाया। पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला स्पीकर। हम लोगों ने तो इस देश के अंदर ये भी देखा, नगमा जी, एक बड़ी बात बोल देता हूँ, भ्रष्टाचार भी किया। मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, भ्रष्टाचार भी किया। के अंदर निर्भया हुआ, आप हमारा एम्पैथेटिक अप्रोच देखिए। हमने उस बच्ची को सिंगापुर भेज के इलाज कराया, उसकी अगर सेहत ठीक नहीं हो पाई, वो वापस लौटी। उसके भाई को, ये राहुल गांधी ने कभी कहा नहीं था, बाद में मीडिया रिपोर्ट्स आई, राहुल गांधी ने उसके भाई को पढ़ाया, उसको पायलट बनाया और आज उस परिवार को सक्षम किया। तो हम तो उस एम्पैथी के साथ चलते हैं, हम प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक नहीं है। देखिए, इनकी गठबंधन की पार्टी, मुझे लगता है कि कुछ और यहाँ पर से भी हमें स्वाति मालीवाल के साथ जो बदतमीजी हुई उसके बारे में उसका ये भर्त्सना नहीं कर रहे। सर, मैंने तो पहली लाइन में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोले? मैंने तो बुलंद आवाज में पहली लाइन में कहा कि कंप्लेनेंट को क्रिमिनलाइज करना या डिमोनाइज करना वो बिल्कुल गलत है। जनता के पास जा रहे हैं, जनता के पास जाइए। जनता वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहूंगी, आप कहते हैं कि आपका बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। तो आपका ये कैसा विजन है जो संदेश खाली की औरतों के लिए खड़ा नहीं होता, जो दिल्ली की औरतों के लिए खड़ा नहीं होता, और जो ये कहता है कि हम धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे? आप अपना नाम बताएंगे? आप शायद बीजेपी काउंसिलर हैं। जी बिल्कुल है, लेकिन मेरा नाम है मनीषा पूनिया। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, हम उसमें बदलाव नहीं आने देंगे, और दूसरी तरफ आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, ये कैसा? जवाब दीजिए। सवाल ले ले, पहले सवाल ले ले। के नाम पर आरक्षण की नींव जो रखी गई, वो इनके जो आज साथी हैं कर्नाटक में, HD देवेगौड़ा साहब, वो जब प्रधानमंत्री हुए तो कर्नाटक में पहली बार धर्म के नाम पर आरक्षण हुआ और उसको इनकी सरकार खींचती रही। हम लोगों ने तो हमेशा कहा कि आरक्षण जो है वो सबसे जरूरी है, और फिर मॉडस ऑपरेंडी समझिए बीजेपी। आज जो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, वो इसलिए नहीं मिलती कि सरकारी नौकरी में आरक्षण देना पड़ेगा। ये जो हर चीज को प्राइवेट करना चाहते हैं, वो आपके आरक्षण पर चोट करने की साजिश। मेरे पास अब वक्त इतना ही है, इसलिए आप दोनों का बड़ा धन्यवाद। आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होने वाले, लेकिन आप जनता यहाँ नारेबाजी तो की, पर वोट देने के लिए जरूर निकलिएगा, क्योंकि जनता के हाथों में ही सबसे बड़ी ताकत है वोट की, और असली बादशाह जो है वो जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बिल्कुल, एक बार इसी अपील के साथ कि वोट जरूर कीजिएगा, शनिवार को अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा।